दोस्तों आपने अल्फ्रेड नोबेल के बारे में सुना ही होगा, जिनके नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है। कहते हैं इन्हें मैथमेटिक्स से बहुत चिढ़ था, इसलिए अगर कोई मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी डिस्कवरी करता है तो उसे नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। अगर कोई मैथमेटिशियन कंप्यूटेशनल फील्ड में बहुत बड़ी डिस्कवरी करता है तो उसे नोबेल प्राइज के ही इतना पावरफुल अवार्ड दिया जाता है, जिसे हम ट्यूरिंग अवार्ड कहते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो जब आप 11th-12th में होते हैं तो आपको फादर ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब बताया जाता है, लेकिन 4 साल इंजीनियरिंग कर लेने के बाद भी बहुत सारे CSIT के स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है। अब इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं होती। अब जरा यही देखिए ना कि जब हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, राइट। हम ये थोड़ी ना देखते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने कितना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, वहाँ के टीचर्स के कितने पेटेंट है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने कितने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, है ना। हम तो ये देखते हैं ना कि वहाँ पे नौकरी अच्छे से मिलेगी कि नहीं, गूगल आता है कि नहीं, माइक्रोसॉफ्ट आता है कि नहीं। हमें तो नौकरी करना है ना, गुलामी खून खून में भरी है। चलो छोड़ो इस टॉपिक को, मेन पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों ट्यूरिंग अवार्ड ये बेसिकली एलन ट्यूरिंग इनके नाम से रखा गया। दोस्तों एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, थोड़ा इसे देख लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल था। उसका वन ऑफ द रीजन ये था कि हिटलर की आर्मी जो भी मैसेजेस भेजती थी एक दूसरे को, जो भी उनके प्लान्स होते थे कि नेक्स्ट अटैक कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारे मैसेजेस इनक्रिप्टेड होते थे और उसे इनक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता था एनिग्मा मशीन को। और एनिग्मा मशीन को ब्रेक करना यानी उसके मैसेज को डिक्रिप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल था किसी और के लिए। ऐसे समय में दोस्तों ट्यूरिंग ने एक ऐसी मशीन को डिजाइन किया जिसे बॉम्बे मशीन के नाम से जाना जाता है, जिसने हिटलर के सारे मैसेजेस को डिक्रिप्ट कर दिया। और दोस्तों उससे हुआ ये कि हिटलर के जितने भी बड़े बड़े प्लान्स थे वो सारे के सारे अटैक्स जो हिटलर करने वाला था उसे रोका जा सका। और एक कैलकुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 को 2 ईयर तक, मतलब उसकी जो पूरी टाइम पीरियड थी उसे 2 ईयर्स तक डिक्रीज किया जा सका बिकॉज ऑफ एलन ट्यूरिंग। और दोस्तों इसकी वजह से मिलियंस ऑफ, आप समझ सकते हैं, लोगों की जान बच सकी। दोस्तों एलन ट्यूरिंग ही वो इंसान है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट सबसे पहले रखा और इन्होंने एक कंप्यूटेशनल मशीन का मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज किया जिसे ट्यूरिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं वो जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए ट्यूरिंग मशीन भी डिजाइन की जा सकती है, जो एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मशीन का मॉडल है। अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है तो मैं आगे कवर करूंगा। अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन। सो दोस्तों ये जो ट्यूरिंग मशीन का मॉडल था इसे देखकर ही आगे वॉन न्यूमैन ने डिजिटल कंप्यूटर को कैसे बनाया जाए इसका एक मॉडल प्रपोज किया, जिसे वॉन न्यूमैन मॉडल कहा जाता है। आप सब लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। दोस्तों वॉन न्यूमैन ने बताया कि अगर हमें कोई भी कंप्यूटर बनाना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो आइए समझते हैं वॉन न्यूमैन मॉडल को। दोस्तों वॉन न्यूमैन ही वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया कि कोई भी डिजिटल कंप्यूटर अगर हमें बनाना है तो वो कैसे दिखना चाहिए, उसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या होगा। अब जब मैं आपसे कंप्यूटर कह रहा हूँ तो इसका मतलब आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप ही नहीं, आप जो भी डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर मतलब वो मशीन जो कंप्यूटेशन कर सके। तो आपका छोटा सा जो कैलकुलेटर भी होता है वो भी कंप्यूटर है। तो दोस्तों आप किसी भी कंप्यूटेशनल डिवाइस को उठा लीजिए, उसका जो बेसिक आर्किटेक्चर होगा वो वॉन न्यूमैन मॉडल को जरूर फॉलो करेगा। सो वॉन न्यूमैन ने बेसिकली जो मॉडल बताया वो कुछ इस तरह का है कि अगर आपको कोई भी कंप्यूटर बनाना है तो उसमें 2 चीजें होंगी, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। मतलब किसी भी कंप्यूटेशनल मशीन को बनाने का मेन पर्पस क्या होगा कि आपको किसी इनपुट को लेकर उसे प्रोसेस करना है, राइट। आप कोई भी कंप्यूटर क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप उसे कुछ इनपुट देते हैं, वो आपको कुछ आउटपुट देता है। तो दोस्तों इनपुट डिवाइसेस जो होती है वो बहुत सारे तरीकों की हो सकती है। जैसे आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में माउस है, कीबोर्ड है, राइट। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो जो स्क्रीन है उसी से आप इनपुट देते हैं और उसी पे आपको आउटपुट भी दिखता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक सेम भी हो सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल है तो उसमें जो स्क्रीन है वही इनपुट है, वही आउटपुट, दोनों जैसा काम कर रहा है। तो अगर आप कोई भी कंप्यूटेशनल मशीन उठा लेंगे तो उसमें इनपुट और आउटपुट ये दोनों चीजें होती है। फिर बात आती है ये जो बीच में आपको बॉक्स दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो बीच में आपको ये बॉक्स दिख रहा है ये बेसिकली कंप्यूटेशनल मॉडल है जो आपके इनपुट को लेकर प्रोसेस करता है। तो इसको मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। अब जैसे आप किसी भी मदरबोर्ड को देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास एक मदरबोर्ड है, तो अगर आप कोई भी पीसी खोलेंगे तो उसमें जो मदरबोर्ड होता है उसे आप ये बॉक्स समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मदरबोर्ड में आप देखेंगे स्लॉट्स दिए गए हैं। ये स्लॉट्स क्या करते हैं, यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं कीबोर्ड, माउस और भी बहुत सारी जो भी इनपुट चीजें हैं, प्रिंटर वगैरह। तो उसे जब यहाँ से कनेक्ट कर लिया जाता है
तो वो इनपुट इस मदरबोर्ड में आता है। किसके पास आता है दोस्तों? पहले वो जाकर स्टोर होता है रैम में। ओके, तो यहाँ पर जो भी हम इनपुट देते हैं वो सबसे पहले जाके मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। तो पहले मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ समझ गया कि हम जो भी इनपुट देते हैं वो मेमोरी यूनिट में जाता है। अब मेमोरी यूनिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसे हम एक एक करके अभी देखेंगे और पूरी डिटेल में आने वाली वीडियोस में एक एक मेमोरी यूनिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जो भी हम यहाँ पर चीज़ें एज अ इनपुट देते हैं वो मेमोरी यूनिट में जाता है। अब मेमोरी यूनिट में जाने के बाद वो प्रोसेस होने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास आता है। तो ये जो बीच में आप स्लॉट देख रहे हैं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगर आप इसे ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ पर आपने कहीं मदरबोर्ड देखा रहेगा, तो अगर मैं इसे ऐसे ओपन करूँ तो ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये चिप होता है, ये बेसिकली हमारा प्रोसेसर है। तो अगर आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, स्मार्ट वॉच है दोस्तों, तो वो सारी चीज़ों में एक कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के थ्रू बताया हुआ है, तो आप देखेंगे ज़्यादातर मोबाइल्स में क्वालकॉम का ही प्रोसेसर होता है। अगर आपने आजकल जो भी नए मोबाइल्स आ रहे हैं उसमें आप देखोगे क्वालकॉम के प्रोसेसर्स होते हैं। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो इसके अंदर इंटेल, AMD ये सारे चलते हैं, और एप्पल के फ़ोन में एप्पल का खुद का प्रोसेसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअली में मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि आपका जो प्रोसेसर होता है ना वो सिर्फ दो चीज़ें करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड लॉजिकल मतलब एंड और ये वगैरह। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी ऑपरेशंस है ना उसे हम सिर्फ यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी नैंड एंड नॉर से। ये भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है कि जितनी भी कंप्यूटेशन यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है वो सिर्फ दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। और अरिथमेटिक और लॉजिकल को हम किससे कर सकते हैं? नैंड एंड नॉर गेट से, जिसे मैं आगे और डिटेल में आपको बताऊंगा। सो आइए देखते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें मेमोरी यूनिट की, तो हर एक कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के हिसाब से उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हो सकती है। अगर हम लोग बेसिक कंप्यूटर के मेमोरी की बात करें तो उसे हम इस तरह कुछ डिवीजन, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बता रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसके सबसे बॉटम में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें आप परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं। अब जैसे अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर है तो उसके साथ दोस्तों अटैच होता है एक हार्ड डिस्क, जिसके अंदर आप अपने सारे सॉफ्टवेयर्स, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करके रखते हो। तो जब आप दोस्तों अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपके हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है आपके रैम के अंदर। तो जो दोस्तों रैम होता है वो टेम्पोररी मेमोरी होता है, मतलब कंप्यूटर बंद करने पे उसमें से सारे डेटा लॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास रैम है जो बेसिकली इस स्लॉट में ऐसे अटैच होता है। तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हमारे रैम के अंदर, फिर वो रैम से आता है किसके पास? CPU के पास। अब दोस्तों CPU के पास भी दो तरह की मेमोरी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। इसी तरह दोस्तों अगर मैं पेन ड्राइव कनेक्ट करूं तो वो भी सेकेंडरी मेमोरी में कंसीडर होता है। तो प्राइमरी मेमोरी हम किसे कहते हैं? रैम को। तो दोस्तों ये जो रैम होता है ये प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। अब आप सोचोगे सर ये दो टाइप की मेमोरी क्यों बनाई गई, क्यों नहीं हम एक ही मेमोरी से सब इंप्लीमेंट कर ले? तो दोस्तों ये ऐसा कुछ कंसेप्ट है यहाँ पर कि अगर मेरे पास ये जो हार्ड डिस्क आपको छोटा सा दिख रहा है ये 1 TB का है, और यहाँ पर ये आपको जो रैम दिख रहा है ये 2 GB का है। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए ये 2 GB का रैम जितने प्राइस का होगा ना उतने ही प्राइस का ये 1 TB का है। मतलब अगर इसका जो प्राइस है ये दोस्तों ये लगभग 3000 समथिंग है, और 3000 में आपको 1 TB का हार्ड डिस्क मिल जाता है। तो बात यह है कि रैम जिस टेक्नोलॉजी से बनता है वो कॉस्टली टेक्नोलॉजी होती है, बिकॉज ये जो जिस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है इसमें दोस्तों डेटा को एक्सेस, स्टोर एंड एक्सेस हम बहुत फास्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। इसलिए मैग्नेटिक हार्ड डिस्क सस्ती होती है और रैम जो होता है महंगा होता है। तो दोस्तों हमें डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए अगर मैं मैग्नेटिक हार्ड डिस्क स्टोर यूज़ करूँ तो मुझे सस्ता पड़ेगा, इसलिए कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए इस तरह की मेमोरी की हायरार्की बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ में आना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि रैम को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हम हार्ड डिस्क से जो भी चीज़ें हैं वो पहले रैम में लाते हैं, फिर रैम से CPU के पास जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर एक मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क दिख रहा है और रैम दिख रहा है ना, ये दो मेमोरी तो आपको समझ गई, हार्ड डिस्क को सेकेंडरी, रैम को प्राइमरी कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, जो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस CPU के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है। हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद वो सारी चीज़ें जिसका हम बार बार यूज़ करते हैं, अगर समझो मुझे CPU को कोई भी चीज़ प्रोसेस करना है तो अगर उसे बार बार रैम के पास जाना पड़े तो दोस्तों देखो यहाँ पर रैम यहाँ पर अटैच है, ठीक है, और ये हमारा
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब इसे अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो रैम के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार आप यूज़ कर रहे हो इसको सीपीयू के अंदर ही ला के रख दूँ तो सीपीयू को रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा, है ना, तो उसका टाइम बच जाएगा। और एक और इसका मतलब यहाँ पर रीज़न है कि दोस्तों सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू रैम। तो अगर वो चीज़ें जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं सीपीयू के पास ला के रख दें तो सीपीयू को रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए एक स्पेशल टाइप की मेमोरी बनाई गई है जो रैम से ज़्यादा फास्ट है, जिसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड टाइप की मेमोरी है L1, L2, L3 कैशे, मतलब बेसिकली 3 लेवल की कैशे होती है। तो अगर यहाँ पर मैं दोस्तों बात करूँ, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा था कैशे की, तो इसका जो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे इंटरनल तो इसके अंदर कैशे भी होता है। एक और टाइप की मेमोरी है दोस्तों जो परमानेंट मेमोरी है, जिसे हम रोम कहते हैं। तो बेसिकली जब आप मदरबोर्ड कोई खरीदते हैं, समझो आपने घर में कंप्यूटर लाया, उसमें आपने रैम लगा दिया, प्रोसेसर लगा दिया, डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया और जो हार्ड डिस्क है उसे कनेक्ट नहीं किया, तो अगर आप ऑन करेंगे तो डिस्प्ले पे कुछ लिख के आएगा, बिल्कुल आएगा। तो दोस्तों होता यह है कि जब हम ये मदरबोर्ड ऑन करते हैं तो इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें लोड करता है। तो दोस्तों वो प्रोग्राम कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसिकली इस पूरे ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है मदरबोर्ड, इसमें ये छोटा सा चिप होता है जिसे हम बायोस चिप कहते हैं, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो बायोस जो चिप होता है दोस्तों उसके अंदर प्रोग्राम होता है परमानेंट, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों रोम वो मेमोरी होता है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, मतलब उसमें हम वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं जिसे हमें सिर्फ रीड करना है, फ्यूचर में चेंज नहीं करना। तो दोस्तों इसके अंदर वो प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियली लोड करता है। तो मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई। तो जब भी आप दोस्तों कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, अगर आपने हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं किया है फिर भी आप इस तरह के एक ब्लू कलर के स्क्रीन को आप देख सकते हैं। अगर आपके पास आप एक काम कीजिए, अपने हार्ड डिस्क को निकाल दीजिए, फिर पीसी ऑन कीजिए, तो आप F9 प्रेस करेंगे ना, F9, तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा बूट मेन्यू करके। तो ये सारा कहाँ से आ रहा है डेटा, ये दोस्तों हमारा बायोस चिप के अंदर स्टोर है। तो वो सिर्फ रीड करने के लिए हम डेटा यूज करते हैं, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। आई थिंक ये चीज आपको पूरी तरह से क्लियर है जो मैंने आपको बताया। हाँ, आजकल मॉडिफाइबल मेमोरी भी आती है, मतलब हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसी मेमोरी भी, ऐसे भी रोम बनाए जाते हैं जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रोम। बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि रोम वो मेमोरी है जिसमें से जो भी डेटा है वो हमें बस क्या करना है, बार बार उसे हमें बस रीड करना है, ठीक है। सो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कैशे के बारे में बताया था, तो यहाँ पर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली अगर आप ये चिप का मैन्युफैक्चर, अगर आप शीट देखेंगे ना, तो उसके अंदर ये माइक्रोस्कोपिक जो व्यू होता है चिप का, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोर 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 लिखा है। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक आजकल के जो प्रोसेसर आते हैं, क्वाड कोर है ना, हेक्सा कोर, ऐसे होते हैं। तो क्या होता है उसके अंदर ना बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। मतलब पहले क्या सिंगल कोर आते थे, लेकिन आजकल 4 कोर 8 कोर ऐसे प्रोसेसर आते हैं, जिसके एक कोर मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्वाड कोर मतलब 4 प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 6 कोर दिए गए हैं और बीच में कैशे दिया गया है। अब अगर आपको चेक करना है कि आपके सीपीयू के अंदर कितनी कैशे मेमोरी है, तो इसे चेक करना बहुत आसान है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आइए मैं आपको वो बताता हूँ। सो दोस्तों आपके पास जो भी कंप्यूटर है, आपको करना ये है कि आप टास्क बार में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, टास्क मैनेजर ओपन कीजिए। जैसे आप ये ओपन करेंगे तो आपको जाना है परफॉर्मेंस में। वहां पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे। तो L1 कैशे का साइज लिखा है 384 KB, L2 कैशे का साइज लिखा है 1.5 MB, L3 कैशे का साइज लिखा है 9 MB। तो दोस्तों यहाँ पे 3 टाइप के कैशे होते हैं। तो बेसिकली तीनों कैशों की टेक्नोलॉजी अलग होती है और तीनों की स्पीड भी अलग अलग होती है। इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया कि जो भी हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था प्रोसेसर, ये प्रोसेसर जो है दोस्तों, जब भी प्रोसेसर को उन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोसेसर उन चीज़ों को अपनी कैशे मेमोरी में लाके स्टोर कर लेता है। तो आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितना कैशे है। तो जिस प्रोसेसर में जितना ज़्यादा कैशे होगा उतना वो ज़्यादा सही होगा। तो आइए दोस्तों मैं आप 4th टाइप की मेमोरी बताता हूँ, जो है रजिस्टर मेमोरी। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सीपीयू है वो कैशे में उन डेटा को रखेगा जिन्हें हम बार बार यूज़ करते हैं, और वो डेटा जो हम बार बार यूज़ नहीं करते वो रैम के पास है। मतलब सीपीयू को कभी कभी रैम के पास जाना होगा, कभी कभी कैशे के पास जाना होगा, ऑब्वियसली। लेकिन अगर कोई डेटा हम फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हैं, तो वो जो फर्स्ट टाइम डेटा लोड हो रही है वो हार्ड डिस्क से लोड होगी। मतलब हार्ड डिस्क से डेटा किस में लोड होगी, रैम में लोड होगी। रैम से किस में लोड होगी,
CPU के कैशे में, तभी जब भी अगर वो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ पॉलिसीज होती है कब लोड करना है कब नहीं, जिसे मैं आगे वाले कोर्स में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। सो चलिए वो छोड़िए, फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं। सो दोस्तों, जब भी CPU किसी कैलकुलेशन को करता है, CPU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ही परफॉर्म करता है। तो जब वो किसी भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है तो बीच बीच के जो कैलकुलेशंस होते हैं उनकी डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब बीच में जब आप किसी नंबर को ऐड करते हैं ना तो कैरी निकलता है, सब्ट्रैक्ट करें तो बोरो लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर वो स्टोर करेगा? दोस्तों इसके लिए वो यूज करता है रजिस्टर्स को। तो रजिस्टर्स के और भी पर्पस होते हैं, लेकिन बिगिनिंग लेवल पे आप इतना समझ लीजिए कि जो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन होते हैं उनके लिए यूज होता है। और भी क्या क्या पर्पस है मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लोर करूंगा। तो दोस्तों इसी CPU के अंदर यहाँ पर मैंने एक डार्क व्यू दिखाया है, ट्रांजिस्टर व्यू है एक्चुअली में ये। तो दोस्तों अगर इस CPU का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे आप, तो इसी के अंदर दोस्तों आपको रजिस्टर्स भी दिखेंगे। ठीक है, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अ प्रोसेसर। ठीक, तो मुझे अगर आपको ये समझ गया अच्छे से कि कितने टाइप्स के मेमोरी होते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये समझ गया कि कैसे मेमोरी यूनिट CPU से कम्युनिकेट करता है। और ये जो पूरा का पूरा मॉडल है दोस्तों, इसी को हम वॉन न्यूमैन मॉडल कहते हैं। तो दुनिया का कोई भी अगर कंप्यूटर हो तो वो इस मॉडल को फॉलो करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे जितने कंप्यूटर है सबके पास ये चारों मेमोरीज हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर के पास हार्ड डिस्क थोड़ी ना होता है, उसके पास टेम्पररी मेमोरी ही होती है ना। तो ये जो चारों मेमोरी है ये हमारे जो लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं डेस्कटॉप, उसमें पाई जाती है। सारे कंप्यूटर्स में ये चीज़ें होना जरूरी नहीं है, लेकिन सारे कंप्यूटर में एक चीज़ जरूर होगा, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो डेटा को प्रोसेस करता है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर्स के। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यार हमारा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? हम तो कंप्यूटर इंग्लिश में ऑपरेट करते हैं या अपनी किसी लैंग्वेज में ऑपरेट करते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर तो एक मशीन है ना। तो दोस्तों कंप्यूटर को सिर्फ हाई एंड लो वोल्टेजेस समझते हैं, यानी जिसे हम 1 और 0 यानी बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। यानी अगर आप कोई भी इनपुट डिवाइस ले रहे हो, अगर वो जो भी डेटा को सेंस कर रहा है उसे आखिरकार एंड में 1-0 में कन्वर्ट होना है, लेकिन ये 1-0 में कन्वर्ट कैसे होगा? तो इसके लिए दोस्तों जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे 1-0 में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ कंपाइलर्स का यूज करते हैं। तो कंपाइलर का क्या रोल होता है, कैसे वो हमारे डेटा को 1-0 में कन्वर्ट करता है, इसे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक चीज और बताना मैं चाहता हूं, जब भी आप दोस्तों किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर से, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मदरबोर्ड है, तो अगर इसके स्लॉट में मैं किसी पेन ड्राइव को अटैच करूं तो आपने देखा है स्क्रीन पे लिख के आता है पेन ड्राइव डिटेक्टेड और उसका साइज ये है। तो अगर किसी भी अलग अलग टाइप का यहाँ पर हमारा इनपुट डिवाइस हो सकता है, वो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, तो इससे मतलब हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि वो चीज़ है क्या? तो इसके लिए दोस्तों हमें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो बेसिकली हमारे प्रोसेसर को बताता है कि यार वो जो चीज़ अटैच हो रही है, प्रोसेसर बोलना सही नहीं होगा यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है दोस्तों, उसके रूल्स क्या है, इसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपाइलर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वाली वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जो डिवाइस ड्राइवर होता है उसका ये टास्क होता है ये बताना, ये समझाना ऑपरेटिंग सिस्टम को कि सामने वाला डिवाइस जो भी यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है वो चीज़ है क्या, करके आपको जो डिस्प्ले पे लिख कर आता है जब भी आप प्रिंटर कनेक्ट करते हो, पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, तो वहाँ पे लिख के आता है वो डिवाइस है क्या। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई चीज़ें आखिरकार 1-0 में कन्वर्ट होती है थ्रू कंपाइलर। बहुत बहुत धन्यवाद।